मैं पिछले दिनों पूना गया था, भिड़े वाला। मैंने अपनी आंखों से वो जगह देखी, वो उस मिट्टी को छू कर आया जहां पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने खोला था। वो आज खंडहर बना पड़ा है। उस पूरे इलाके में उतनी बुरी स्थिति किसी दूसरी इमारत की नहीं थी, और ऐसा लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है कि वो गिर जाए, ढह जाए, नष्ट हो जाए। मैं उन गलियों में गुजरना चाह रहा था, मैं वहां गया तो मैंने पूछा लोगों से आसपास कि वो स्कूल कहां है जहां सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला था। उन लोगों को नहीं पता है। उसी के ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, एक हिंदू देवता का। वहां हजारों की भीड़ लगी हुई है। जो भी लोग वहां गए होंगे उनको पता है, और वहां सारे लोग उसका एड्रेस बताते हैं, और माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के स्कूल का एड्रेस तक नहीं पता। एक छोटा सा बोर्ड वहीं लगा हुआ है, और जब हम ऊपर गए तो उन दीवारों पर बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं दीवारें। नीचे लोगों ने मना किया कि अंदर मत जाइए, ये गिर सकता है कभी भी। मन में यही बात आई कि अगर ये जगह नहीं रही होती तो हम जैसे तमाम लोगों की पीढ़ियों कि इमारतें कब की ढह गई होती, लेकिन वो इमारत थी तब जाकर पढ़ लिख करके हम जैसे लाखों नौजवान पैदा हुए। वो ज्ञान की ज्योति जलाने वाले थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले और सावित्रीबाई फूले, और उन्होंने शिक्षा देने के लिए क्या क्या झेला। और फिर आप अपने भारत को याद करिए, और लोगों के बीच में इस बात को कहने की जरूरत है। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, आज इस देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत, सीधे मुसलमानों के खिलाफ इस देश में आग लगाई जा रही है। हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर दो राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ थे। वो जिन्ना को लिखते हैं पत्र कि आपको आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे भी लोग इस देश में सदियों से पीड़ित हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क है, हम इसे ही अच्छा बनाएंगे और अपने लोगों के रहने लायक बनाएंगे, आइए मिलकर लड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे ना साफ कि अगर मेरे हित में और राष्ट्र के हित में अगर टकरावट होगी तो मैं राष्ट्र के हित को चुनूंगा, लेकिन मेरे समाज के हित में और देश के हित में टकराहट होगी तो मैं अपने समाज के हित को चुनूंगा, क्योंकि मेरा समाज अगर अच्छा नहीं है तो ये देश कैसा। और तब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें शिक्षा केंद्र में थी। और मैं फिर से यह सवाल कर रहा हूं कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जिस रास्ते चल करके उस स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे, उस रास्ते पर कचरा फेंका गया, पत्थर फेंके गए। एक बात इस देश में आज चीख करके कहने की जरूरत है कि पता करो कि जो पहला लड़कियों का स्कूल 3 जनवरी 1848 को खोला गया था, वो सारी जाति के लड़कियों का था, महिलाओं का स्कूल खोला गया था, और फिर भी यह प्रकाश के लोगों ने पत्थर क्यों मारा? क्यों? ये हमारी शिक्षा के खिलाफ थे। दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल खोला गया वो उसके खिलाफ थे। तो जो शिक्षा के खिलाफ था उसने उनके ऊपर पत्थर फेंका, और जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के ऊपर उस समय गोबर फेंका था, उन्हीं के कुछ वारिस आज हैं जो गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। साफ है, ये दो चेहरा है इस देश का। हम अपने पुरखों को पूरी शान से याद करते हैं कि हमारे पुरखे किसी गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान नहीं ढूंढ रहे थे, वो विज्ञान की बात करते हुए इंसानियत को मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हुए बराबरी का देश बनाना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ी। और तब मैं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर को याद करने वाले लोगों, हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि अगर सांप्रदायिकता की आग इस देश में दंगे के नाम पर लगाई जाएगी, रोज मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम लड़ाया जाएगा, तो हम ये बात इस मुल्क के कोने कोने में बताएंगे कि जब ज्योतिबा फूले को उनके पिता ने घर से निकाला तो पहला स्कूल खोलने के लिए जगह उनके दोस्त उस्मान शेख ने दी थी, और उनके बाड़े में पहला स्कूल खोला गया था। यह साझा विरासत का देश हमारा है। और आज हमारे लोगों को दंगे में इस्तेमाल करने के लिए कल आके हमसे ही वोट ले जा रहे हैं। भाई, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं और साफ आलोचना करता हूं कि हमारे लोग अगर वोट न दें तो ये इन की सरकार कभी नहीं बन सकती है। हमारे लोग उनका वोटर बन करके उनकी सरकार बनाए हुए हैं, और वो हमारे लोगों को दंगे में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बार बार इस देश के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि भारत में गौतम बुद्ध के खिलाफ, चाहे कबीर हो, रैदास हो, बुल्ले शाह बाबा फरीद हो, इन लोगों के खिलाफ, और उसके आगे बढ़ के आइए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज। एक मौका मिला मुझे वहां जाने का, शाहू पैलेस में।
और शाहू पैलेस में पहली बार मैं उस दरबार में जब खड़ा हुआ, सामने कुर्सियां लगी थीं, लगभग 70-71 कुर्सियां भी थीं, और उन कुर्सियों के बीच खड़े होकर मुझे महसूस हुआ कि 26 जुलाई 1902 में ये वही जगह है जब छत्रपति शाहू जी ने अपने इसी दरबार के लोगों के बीच जनगणना जाति के आधार पर कराई और पाया कि 71 में से 60 पदों पर केवल ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मध्यवर्गीय पदों में से 50 में से 45 पर केवल ब्राह्मण बैठे हुए हैं। और शाहू जी पहले नायक जिन्होंने जाति जनगणना इस देश में कराई और पाया कि जिनकी आबादी बाहर 3-4% है, मेरे दरबार में वो 97 से 99% बैठे हुए हैं। उन्होंने पहली बार 50% गैर सवर्णों के लिए, गैर ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन इस देश में दे दिया। और उसी दीवारों पर, इमारत में लिखा हुआ है कि जब शाहू जी दिल्ली किसी अभियान, किसी कार्यक्रम में आते थे तो बाकी सारे राजा महाराजा शाहू जी के खिलाफ खड़े होते थे। उनको अपमानित किया गया। छत्रपति शाहू जी महाराज कुणबी किसान जाति से आते थे, जो उत्तर भारत में कुर्मी जाति है शायद, अगर मैं सही हूं तो, जिसे ज्योतिबा फूले भी कुणबी किसान कहते थे। मैं बार बार ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की स्कूल खोलने और शिक्षा देने के खिलाफ खड़े थे? वो कौन लोग थे जो जाति जनगणना कराकर बराबरी का हक, मैं शाहू पैलेस में गया, जैसा जितनी बुरी हाल भिड़ेवाला के उस पहले स्कूल की है ना, उससे ज्यादा बुरी हाल शाहू पैलेस की है। बाहर से एक चमचमाती इमारत है और अंदर जो कागज दस्तावेज हैं वो सब ऐसा लगता है मिटा तो नहीं सकते, हिम्मत तो नहीं है, इसलिए अपने आप मिट जाएं उस हालत पर छोड़ दिए गए। बिल्कुल बेतरतीब खड़े हैं वहां पर। और मैं उन दस्तावेजों में खोजना चाह रहा था कि कोल्हापुर एक ऐसी रियासत जो 1902 से 1920, और याद करिए यहां से एक पैगाम भी मैं दे रहा हूं ओबीसी SC ST एकता की, छत्रपति शाहू जी ओबीसी कुणबी किसान जाति से आते थे और 1902 से 1920-22 तक छत्रपति शाहू जी महाराज एक फरमान निकालते हैं कि मेरे राज्य में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी, मेरे राज्य में बधुआ मजदूरी प्रतिबंधित होगी, मेरे राज्य में जो मातंग प्रथा है, जमींदारी की प्रथा, ये खत्म होगी, मेरे राज्य में कोई अछूत कोई बनाएगा, किसी को छुआछूत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। गंगाराम कांबले मुझे याद आते हैं। गंगाराम कांबले को पता, जब शाहू जी बाहर थे उन्हें पता चला कि उनके दरबार के लोगों ने उनके एक व्यक्ति की बड़ी पिटाई कर दी। गंगाराम कांबले क्यों पिटाई की? पता चला कि उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी छू लिया, तो कहा एक शूद्र तालाब से पानी छू लिया। और उसके बाद जब शाहू जी को ये बात पता चली तो पहले तो उन्हें नौकरी से निकाला और उन गंगाराम कांबले को पैसे की मदद की और कहा कि जाओ कोल्हापुर के मुख्य चौराहे पर चाय की दुकान खोलो, उद्घाटन करने मैं आऊंगा। जब शाहू जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुमने बोर्ड पर अपनी जाति क्यों नहीं लगाई? तो शाहू जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है गंगाराम तुम पूरे कोल्हापुर का जाति भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट करके मानोगे। और मुस्कुराते हुए गंगाराम कांबले के हाथ से चाय पी और उन्होंने कहा कि ये ऐसा भारत बनाना है हमें जिसमें कोई जाति देख करके किसी इंसान को इंसान से बंटवारा ना करे। और उन छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक रूप से मदद की थी। अखबार निकालने से लेकर परिवार चलाने तक पत्र पड़े हुए हैं। माता रमाई को पत्र लिखा, बाबा साहब के पत्र पड़े हुए हैं। वहां दोनों की एकता है, ओबीसी और SC ST की। हमारे नायकों को आपस में बांट दिया। मैं फिर से सवाल करता हूं, शाहू जी के खिलाफ कौन खड़ा था? उसके बाद जब आए त्रिवेणी संघ, बताओ बिहार के लोगों, बिहार में त्रिवेणी संघ के खिलाफ कौन लोग बदनाम किए कि वो 3 जातियों का संगठन है। और मैं उस त्रिवेणी संघ को याद कर रहा हूं जो केवल ओबीसी की बात नहीं कर रहा था, ओबीसी के लीडरशिप में खड़ा हुआ एक आंदोलन जिसके 3 बड़े नेता तीनों ओबीसी थे। और तीनों ओबीसी नेता जो अर्जक संघ तक अगर आप ले जाएंगे, चाहे जगदेव बाबू हो चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, दोनों ओबीसी कम्युनिटी से आते थे। और त्रिवेणी संघ से अर्जक संघ तक का पूरा आंदोलन जो बिहार की जमीन में समाजवादी आंदोलन भी है, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, उस पूरे आंदोलन का नारा त्रिवेणी संघ अर्जक संघ का, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा उनका था। कोई ओबीसी कम्युनिटी का नारा जो वैचारिक रूप से है वो सब 90% लोगों का था।
जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। ये पूरे नारे आपके चेतना और वैचारिक आंदोलन के नारे हैं, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला या मजूर का सबको शिक्षा एक समान, और सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं क्यों ये बात दावे और पुख्ता तरीके से कह रहा हूं कि ओबीसी समाज ने, ऐसा नहीं है कि कोई सामाजिक क्रांति का आंदोलन नहीं किया, लेकिन आज के ओबीसी समाज को अपनी विरासत से जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा है या वो जुड़ना नहीं चाह रहे। दिक्कत केवल यहां आ रही है।